ओके। पिछली क्लास में हमने जो टॉपिक कवर किया था उसमें हमने देखा था कि आपके पास दो किस्म के सिस्टम्स होते हैं। एक होता है क्लोज्ड सिस्टम, एक होता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जो कि एनवायरनमेंट को अफेक्ट भी कर रहा होता है और एनवायरनमेंट से अफेक्ट भी हो रहा होता है। एग्जाम्पल, दुनिया के जितने भी सिस्टम्स हैं वो ज़्यादातर ओपन सिस्टम होते हैं और बिजनेस सिस्टम्स, तमाम सिस्टम्स ओपन सिस्टम्स होते हैं। कि यहाँ पे बिजनेस को फीडबैक मिल रहा होता है अपने एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स से, इंटरनल स्टेक होल्डर्स से, और वो अकॉर्डिंगली चीज़ों को चेंज कर रहे होते हैं, अडेप्ट कर रहे होते हैं। फिर एक होता है क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम वो सिस्टम होता है जो कि इन्वायरमेंट से ना अफेक्ट हो रहा होता है, ना ही इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहा होता है, क्योंकि उसके और इन्वायरमेंट के दरमियान में एक बाउंड्री होती है। इसकी एक ही एग्जाम्पल है जो कि मैंने आपको बताया था, लैब की एग्जाम्पल होती है जिसमें वायरसेस और डिजीजेस को ट्रीट किया जा रहा होता है, उस पर रिसर्च की जा रही होती है। सही है। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है सिस्टम अडेप्टेशन, कि सिस्टम अडेप्ट कर जाता है, चेंज कर जाता है, फ्लैक्स कर जाता है। तीन सिस्टम्स ऐसे हैं जो कि अडेप्ट कर जाते हैं: डिटर्मिनिस्टिक, प्रोबेबिलिस्टिक और साइबरनेटिक सिस्टम। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम की। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम यूज करता है प्री डिटरमाइंड रूल्स। तो यहाँ पे उसके ऑपरेशंस भी प्रिडिक्टेड होते हैं, तो यहाँ पे आउटपुट भी प्रिडिक्टेबल आ रहा होता है। तो सर, नाम से ही समझ आ रहा है डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम, यानी कि यहाँ पे पहले से ही चीजों को प्री डिटरमाइन कर दिया गया है, सेट कर दिया गया है, अरेंज कर दिया गया है। आप उन तमाम चीजों को एज इट इज फॉलो करोगे और जैसे ही फॉलो करोगे वैसा ही आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट मिलेगा। इसकी एग्जांपल दी इन्होंने मशीन्स और कंप्यूटर प्रोग्राम की, कि अगर एक कंप्यूटर प्रोग्राम में अगर आप लेट सपोज प्रेस करते हो कंट्रोल जी, तो वहां पे क्या होगा, कमांड अनडू हो जाएगी। सही है। तो यहाँ पे जब आप कंट्रोल जी प्रेस करोगे तो कमांड अनडू हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्री डिटरमाइंड रूल्स से आपने प्रेडिक्टेड ऑपरेशन परफॉर्म किया, आपको प्रेडिक्टेबल आउटपुट मिल गया। दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम। और ये सिस्टम सबसे लीस्ट फ्लेक्सिबल होता है, इसमें फ्लेक्स करने की गुंजाइश ना होने के बराबर होती है। आपको किसी प्रोग्राम में बोल दिया कि आप शॉर्टकट की थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हो तो आप कर पाओगे, अदरवाइज चीजें फिक्सेट होती हैं। यहाँ पे चीजों को पहले से फिक्स कर दिया जाता है, चेंजेस की गुंजाइश ना होने के बराबर होती है। सर, बिजनेस में कोई एग्जांपल दें। भाई, एक ऑफिस है, उन्होंने अपना एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ है अटेंडेंस को नोट करने का। अब यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि अगर एक बंदा जो है वो 1 घंटा लेट आता है तो उसकी हाफ डे की छुट्टी लग जाएगी। तो अगर एक बंदा जो है वो 10 मिनट लेट आता है, 15 मिनट लेट आता है, 20 मिनट लेट आता है, 55 मिनट लेट आता है, 59 मिनट लेट आता है, तो उसकी आधे दिन की छुट्टी काउंट नहीं होगी। वो जैसे ही 1 घंटा लेट करेगा, 1 घंटा 1 मिनट लेट करेगा, 1 घंटा 2 मिनट लेट करेगा, 2 घंटे लेट करेगा, 3 घंटे लेट करेगा, 4 घंटे लेट करेगा, उसका आधा दिन काउंट होगा। तो ये चीजें हमें पता थी। अब एक बंदा जो है वो आ रहा है 59 मिनट लेट और एक बंदा आ रहा है 1 घंटा 1 मिनट लेट। तो जो 59 मिनट लेट आ रहा है उसके आधे दिन की सैलरी नहीं कटेगी, और जो 1 घंटा 1 मिनट लेट आ रहा है उसके आधे दिन की सैलरी कट जाएगी। यानी कि प्री डिटरमाइंड रूल्स थे, प्रिडिक्टेड ऑपरेशन थे, प्रिडिक्टेबल आउटपुट नजर आ गया। यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंजेस इस तरीके से हो सकती है कि जो बंदा सिर्फ 1 मिनट लेट हुआ है ना, उसने बोला बॉस मैं इस बंदे से सिर्फ 2 मिनट लेट आया हूँ, तो यार मेरी आधे दिन की सैलरी नहीं काटो। बॉस को बात समझ आ गई, उसने बोला ठीक है नहीं काटता। तो यहाँ पे सिस्टम थोड़ा बहुत चेंज हो गया, लेकिन बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो सकता डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम। आई होप बात समझ आ गई। अब है प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम। लिखा हुआ है प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम में क्या करते किया जाता है, फ्यूचर इवेंट्स को प्रोबेबिलिटी असाइन कर दी जाती है। भाई, फ्यूचर इवेंट क्या है कि बैटिंग होगी टीम ए की या बैटिंग होगी टीम बी की, उसके लिए टॉस किया गया। अब ए टीम वाला हेड, बी ने कहा टेल्स। जैसे ही टॉस हुआ, हेड आ गया। अब टीम ए डिसाइड करेगी कि वो बैटिंग करेगी या बॉलिंग करेगी। तो 50% चांसेस इसके जीतने के, 50% चांसेस इसके जीतने के। लेकिन अगर मैं लेट सपोज 6 लोग बैठे हुए और मैंने कहा कि 6 लोगों में सबसे पहले जो है वो खाना किसको मिलेगा, तो अब 6 लोगों में मैं क्या कर सकता हूँ, कॉइन को टॉस नहीं कर सकता, यहाँ पे मैं डाई रोल करूंगा। अब डाई रोल किया तो सबको मैंने नंबर साइन कर दिया, 1 2 3 4 5 6। अभी जो यहाँ पे 6 वाला बंदा बैठा है, मैंने डाई रोल किया, आंसर आया, जो रिजल्ट आया वो आया 6, तो इसका मतलब है कि अब इसको सबसे पहले खाना मिलेगा।
तो प्रोबेबिलिटी फ्यूचर को असाइन कर देना इज कॉल्ड प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम। अब यहाँ पे जो आप क्या कर रहे होते हो कि जो बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर रहे होते हो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देखें, हुआ ये कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में बैठा हूँ और ऑर्गेनाइजेशन में मैं बैठ के कह रहा हूँ कि इस बार जून जुलाई में बारिशें कम होगी, तो हम एक काम करते हैं कि ये वाला समर कैंप ऑफर करते हैं। तो बारिश होने के चांसेस, मैंने कहा 20% चांसेस है बारिश हो, वरना 80% चांसेस है बारिश नहीं होगी, तो हम ये वाले समर कैंप लगा लेते हैं। हुआ ये कि समर कैंप से 10 दिन पहले, एक हफ्ता पहले न्यूज आना शुरू हो गई कि खतरनाक बारिश होने वाली है। अब जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने एक प्रोबेबिलिटी सेट की थी। अब मेरे माइंड में प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई। अब मैंने कहा 80% चांसेस से बारिश होंगे, 20% चांसेस से बारिश नहीं होंगे, तो मेरा बिहेवियर जो है ना प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा एक काम करते हैं, समर कैंप को ना एक हफ्ते आगे कर देते हैं। पता चला कि बारिशें जो ना अब नहीं हो रही है, सही है, तो समर कैंप मैंने जो एक हफ्ते आगे किया था ना, तो मैं क्या करूंगा 3 दिन पीछे कर दूंगा। तो यहाँ पे जो बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल जो है इसमें क्या हो सकती है कि जो सेल्स फोरकास्ट होती है, हम क्या करते हैं कि लेट सपोज अगले साल की सेल्स को प्रेडिक्ट करना है, तो सबसे बेहतर तरीका क्या है, पिछले 10 साल की, 15 साल की, 20 साल की सेल्स को आप क्या करो, एवरेज आउट करो, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या ट्रेंड चल रहा है। सही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बिजनेस क्या कर रहा होता है, प्रोबेबिलिटीज को चेंज कर रहा होता है सिचुएशन के हिसाब से। सिचुएशन आपके फेवर में है तो प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगी, सिचुएशन अगर आपके फेवर में नहीं है तो प्रोबेबिलिटी नेगेटिवली चेंज हो रही होगी। मैच में ऐसा होता है, क्रिकेट मैच में जो फेवरेट टीम होती है शुरू में उसको प्रोबेबिलिटी ज्यादा साइन कर दी जाती है, फिर वो क्या करती है, बुरा खेलना शुरू होती है, तो जो बेकार टीम होती है उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। फिर जो फेवरेट टीम होती है थोड़ा सा अच्छा खेलना शुरू होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। एंड के जो आखिर के 2-3 ओवर्स होते हैं उसमें स्कोर प्रेडिक्टर ऑलमोस्ट सर्टन हो जाता है कि मैच कौन जीतेगा, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही होती है। जज़ाकल्लाह बेटा कि आपको जो है इन क्लासेस का फायदा हो रहा है। देखिए पर्पस यही है कि इंशाल्लाह आप लोग पास कर जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने फ्यूचर में प्रोबेबिलिटी असाइन की। अब फ्यूचर आपके मतलब का आ रहा है तो आपकी प्रोबेबिलिटी स्ट्रांग हो जाएगी, और अगर फ्यूचर आपके मतलब का नहीं आ रहा तो आपकी प्रोबेबिलिटी वीक हो जाएगी और आप अपनी परसेंटेज किसी और इवेंट को असाइन कर दोगे। सही है, आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। एच के कह रहा है बिल्कुल हमारी टीम, हाँ हमारी टीम में लगता है कि 75% मैच में लग रहा होता है कि हम जीतने वाले हैं, आखिरी 25% में स्कोर प्रेडिक्टर बिल्कुल, सॉरी मैच के जो प्रोडक्शन होती है वो बिल्कुल ही अलग हो जाती है। तो ये है प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम, आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर लिखा हुआ है सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग एंड साइबरनेटिक सिस्टम। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सिस्टम। ये जो वर्ड है ना कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है डिफिकल्ट। लेकिन सर कॉम्प्लेक्स चीजों को किस तरीके से डिफिकल्ट करता है, कॉम्प्लेक्स ऐसे डिफिकल्ट करता है कि जब आपके पास वेरिएबल्स बहुत ज्यादा होते हैं, आपके पास वेरिएबल्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसका मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, कि एक चीज मुझे मुश्किल लग रही है क्योंकि वो मुश्किल है, एक चीज मुझे मुश्किल लग रही है क्योंकि वो ज्यादा है। तो यहाँ पे साइबरनेटिक सिस्टम में वेरिएबल्स बहुत ज्यादा होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ अगर मैं आपसे कहूँ कि पाकिस्तान जो है वो अगला वर्ल्ड कप कैसे जीत सकती है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल नहीं है, बहुत सारे वेरिएबल है। आपके जो 16 प्लेयर जाते हैं वो भी 16 के 16 वेरिएबल्स हैं। फिर जो टीम का कॉम्बिनेशन बनता है वो वेरिएबल, फिर जो आपकी प्लेइंग 11 होती है उसका वेरिएबल, फिर उसके अलावा कैप्टन कौन होगा उसका वेरिएबल, वाइस कैप्टन होगा उसका वेरिएबल, इसके अलावा जो है वो टीम में पॉलिटिक्स कैसे खत्म करें उसका वेरिएबल, फिर जो सिलेक्टर्स हैं वो ईमानदार कैसे हो उसका वेरिएबल, रिश्वतखोरी ना हो उसका वेरिएबल, मैच फिक्सिंग ना हो उसका वेरिएबल, फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आपको तबाह बर्बाद ना कर दे उसका वेरिएबल, फिर उसके अलावा जो आईसीसी है वो बायस ना हो उसका वेरिएबल, फिर उसके अलावा बाकी टीम्स जो उसमें मसले मसाइल ना हो, फिर पाकिस्तान की आवाम जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो। कितने वेरिएबल्स है, ये तो मैंने आपको कम बताया, इसमें आपके पास हजारों लाखों वेरिएबल्स होते हैं, तो ये हो जाता है डिफिकल्ट। ये हर वक्त चेंज कर रहा होता है, कंटिन्यूअली चेंजिंग, इसका मतलब है कंटिन्यूअली अडेप्टिंग। चेंजिंग का मतलब क्या होता है, अडेप्टिंग। अडेप्टिंग का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिंग। फ्लेक्सिंग का मतलब क्या होता है कि हर वक्त ये चेंज हो रहा होता है। तो सर इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर है, हाँ क्योंकि इसमें वेरिएबल ज्यादा हैं। सही है, अडेप्ट टू द एनवायरमेंट, ये एनवायरमेंट के साथ अडेप्ट हो रहा होता है।
एग्जाम्पल ट्रेड यूनियन नेगोशिएशन, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। हुआ ये कि कराची की एक मार्केट है, लेट्स से खारदर की मार्केट। अब खारदर की मार्केट में टोटल 1000 दुकान है। 1000 दुकान है, इसका मतलब है कि 1000 दुकानदार। अब 1000 दुकानदार मिलके गए और उन्होंने कहा कि हम एक काम करेंगे, हम एक ट्रेड यूनियन बनाएंगे और हम जाएंगे अपने लोकल जो भी होता है, काउंसलर होता है, चांसलर होता है, जो भी है, उसके सामने हम कोई डिमांड रखेंगे और उसको हमारी डिमांड माननी है। 1000 लोग गए यूनिटी बना के, वहां पहुंचे, इन्होंने अपनी डिमांड रखी, सामने वो बंदा मैनिपुलेटिव, उसको पता है किस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं। उसने बोला भाई मैं आप लोगों के लिए ये तो नहीं कर सकता, मैं आपको प्रपोजल दे रहा हूँ ये। जब उसने दूसरा प्रपोजल निकाला ना, तो पता है क्या होगा, 1000 में से शायद 500 लोग क्या करें, प्रपोजल 2 की तरफ चले जाएं, और जो 500 लोग थे, अब वो क्या हो गए, प्रपोजल 1 की तरफ ही अड़े रहेंगे। अब हो गए कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ में से 500 में से कुछ लोग यहाँ के लोगों को मना रहे होंगे, यहाँ के कुछ लोग यहाँ को मना रहे होंगे। तो एक टीम थी ए, एक टीम थी बी, कुछ लोग मना के मीडिएट करके बन गए टीम सी। वो कह रहे ना ये दोनों का मिक्सचर कर दो, टीम सी बन गई। अब ये तीनों आपस में एक दूसरे को मना रही है, तो 3 की 6 टीमें हो गई, 6 की 12 हो गई, 12 की 24 हो गई। इसका मतलब ये है कि एंड में पता है क्या होगा, 1000 जो लोग होंगे ना, वो 1000 लोग अलग अलग बातें कर रहे होंगे। कहते ना जितना मुंह उतनी बातें। तो यहाँ पे मैनिपुलेशन चलना शुरू होगी। उसने क्या किया, एक फितना छोड़ दिया और वो फितना आगे की तरफ जाना शुरू हो गया, जो कि सोशल मीडिया में होता है, जो कि सोशल मीडिया में होता है। सर आपकी चैप्टर 10 की सिटिंग क्लास यूट्यूब पर अपलोड नहीं हुई, इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन में कर दूंगा, ठीक है, 1-2 दिन में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि आपको ट्रेड यूनियन की जब नेगोशिएशन से क्या हुआ कि सब लोग आगे पीछे हो गए, अब किसी को जो है हाथ में लाना ही नामुमकिन हो गया। These type of system are the least likely to be computerized। मुझे एक बात बताओ, आपने एआई बना लिया, लेकिन एआई अभी तक इंसानों की तरह रिएक्ट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इंसानी इमोशंस कभी भी कंप्यूटराइज नहीं किए जा सकते। जब तुमको लग रहा होगा ना कि यार 100% चांसेस है कि ये बंदा ना इस तरीके से रिएक्ट करेगा, आपकी एक्सपेक्टेशन को ना मीट करते हुए वो बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्शन देगा। यू आर लाइक यार ये कैसे पॉसिबल है, ये बंदा तो कभी भी ऐसे रिएक्ट नहीं करता, लेकिन वो कर रहा होगा, क्योंकि इंसानी इमोशंस को आप कंप्यूटराइज नहीं कर सकते। तो ये क्या है, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग। अगर मैं अडेप्टेबिलिटी की बात करूं, तो सबसे लीस्ट एडेप्टेबल सिस्टम कौन सा है, सबसे कम सिस्टम एडेप्टेबल ये है, लीस्ट एडेप्टेबल। इसको हिलाना एडेप्टेबल, इसको हिलाना नामुमकिन है, सही है। थोड़ी बहुत इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम समवॉट एडेप्टेबल, ये थोड़ा बहुत अडेप्ट कर जाता है, सही है। और ये है हाईली एडेप्टेबल या ऑलमोस्ट चेंजिंग या ऑलवेज एडेप्टेबल, ये हर वक्त अडेप्ट कर रहा होता है। मुस्तफा सर्टिफिकेट यहाँ पे सामने चलिए, ग्लास डोर है ना, शुरू में ही वहां से मिल जाएगा। ये हर वक्त अडेप्ट कर रहा होता है, चेंज कर रहा होता है। तो मुझे पता है कि हम नई चीज पढ़ रहे हैं, तो एक दफा मैं सुकून से आपको 2.6 यानी कि चैप्टर नंबर 5 का सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिर्फ वो टेक्नोलॉजी होती है, वो डिवाइसेस, वो इक्विपमेंट, वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो कि इंफॉर्मेशन को मेंटेन करते हैं। मोबाइल फोन, लैपटॉप, कैमरा, एलईडी, सीसीटीवी, नेटवर्किंग डिवाइसेस, सिंपल डिवाइस है। इस डिवाइस को अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिप्लॉय कर दूं और वहां पे लोग इसे यूज करना शुरू हो जाए, इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये इंफॉर्मेशन सिस्टम में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग टेक्नोलॉजी के साथ इंटरेक्ट करते हैं ताकि इंफॉर्मेशन को मेंटेन कर सकें, इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। आई होप अब मेरी बातें समझ आ रही है। फिर लिखा हुआ है सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या है, अगर मैं इंफॉर्मेशन हटा दूं तो सिस्टम का सिंपल मतलब होता है बहुत सारे कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। इंसान टेक्नोलॉजी से, टेक्नोलॉजी इंसान से, इंसान ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोगों से, बाहर के लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोगों से, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग आपस में, सही है, क्या होता है, सिस्टम के थ्रू क्या कर रहे होते हैं, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, आपस में ऑपरेट करते हैं ताकि एक कॉमन गोल, एक पर्पस को अचीव कर लें, इज कॉल्ड सिस्टम। अब अगर ये सब कंपोनेंट्स मिलके प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर ये सारे कंपोनेंट्स मिलके लोगों को तालीम दे रहे हैं, एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन।
अगर ये सारे लोग मिलके टेक्नोलॉजी प्रमोट करें, टेक्नोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या सिस्टम, या ये सारे लोग मिलके क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को मेंटेन कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम। सिस्टम के पीछे जो वर्ड लगा दो वो पर्पस अचीव होना शुरू हो जाएगा। आई होप बात समझ आ गई हो। सिस्टम के एलिमेंट्स होते हैं। सिस्टम को चलाने के लिए हमेशा याद रखो एक ऑब्जेक्टिव, एक पर्पस, एक गोल माइंड में होना चाहिए, एक डायरेक्शन होनी चाहिए। सही है। उसी माइंड में चीजों को रखते हुए आप इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। छोटी सी बात, आपने टीवी देखना है, आपको पता है कि आपका जो स्पोर्ट्स चैनल है वो आता है 56 नंबर पे। सही है। आपके माइंड में गोल है, मुझे देखना है मैच। आप रिमोट लोगे, इनपुट दोगे, पहले क्या करोगे, बटन दबाओगे ऑन का। आप ऑन का बटन दबाओगे, टीवी ऑन होगा। इनपुट दिया, प्रोसेस किया, टीवी ऑन कर दिया, प्रोसेस, आउटपुट आ गया। उसके बाद क्या करोगे, आप 5 पे प्रेस करोगे, वहां के लिखेगा 5 प्रेस आएगा, प्रोसेस करेगा, आपको स्पोर्ट्स चैनल पे ले जाएगा। आपके माइंड में था आपको नेटफ्लिक्स देखना है, आप नेटफ्लिक्स पे बटन पे क्लिक करोगे, आपने इनपुट दिया, वो प्रोसेस करेगा, नेटफ्लिक्स पे ले जाएगा। आपके माइंड में गोल होना चाहिए। विदाउट गोल आप क्या करोगे, सिर्फ रिमोट का बटन प्रेस करते रहोगे, आप कहीं पे पहुंच नहीं पाओगे। सिस्टम, दो सिस्टम होते हैं, इन्वायरमेंट और बाउंड्री। इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि इन्वायरमेंट आपके सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है और सिस्टम आपके इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम में कहता है बाउंड्री आ जाती है, ना इन्वायरमेंट सिस्टम को, ना सिस्टम इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर सकता है। जो ओपन सिस्टम होते हैं वो अडेप्ट कर रहे होते हैं, वो चेंज कर रहे होते हैं। कुछ सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी, लचक थोड़ी सी कम होती है, जैसे डिटरमिनिस्टिक सिस्टम। कुछ में क्या होती है, लचक थोड़ी ज्यादा होती है, प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम। कुछ बहुत ज्यादा लचके हुए होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, साइबरनेटिक सिस्टम कहलाते हैं। माजरत चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल सिस्टम। सर सिस्टम समझ आ गया, ओपन सिस्टम समझ आ गया, सिस्टम की एडेप्टेशन समझ आ गया। सर जो सिस्टम इतना अडेप्ट कर जाता है, इसको कंट्रोल कैसे करूं, यहाँ पढ़ेंगे। आप इसको कंट्रोल कैसे करें, यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो, चीजों को कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। चीजों को कंट्रोल करने का एक तरीका होता है लूप सिस्टम। चीजों को कंट्रोल करने का एक तरीका होता है, आप उसको लूप कंट्रोल कह लो, लूप सिस्टम कह लो। आप लूप के थ्रू चीजों को कंट्रोल कर सकते हो। मैं बताता हूँ कैसे। हम, आप बेफिक्र हो जाओ, आपको इंशाल्लाह 25 तारीख है ना, मैं आपको आईटीबी की पूरी तैयारी करा दूंगा 6-7 तारीख तक, विद पास्ट पेपर प्रैक्टिस, विद रेलेवेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस, हर चीज के साथ, रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ, लाइव क्लासेस के साथ। इंशाल्लाह आपको ये कोर्स कंप्लीट मिलेगा। चैप्टर नंबर 5 आखिरी बड़ा चैप्टर है। इसके बाद हर चैप्टर इंशाल्लाह एक एक क्लास में या मैक्सिमम 2 क्लास में हो रहा होगा। तो जब इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट करेंगे, लेट्स सपोज 26 तारीख को, तो एक चैप्टर 27 को खत्म हो जाएगा, एक 28 को, एक 29, इस तरीके से चलना शुरू हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह हम लोग 2-3 जुलाई से प्रैक्टिस पे आ जाएंगे। तो आपने परेशान नहीं होना है, मैं आपको पास करा दूंगा। इसके बाद भी मैं आपके साथ रहूंगा 10 जुलाई तक, जब तक आप पेपर नहीं देकर आ जाते ना, तो मैं साथ ही रहूंगा इंशाल्लाह, परेशान नहीं होना। सही है। ओके। सिस्टम को कंट्रोल करना, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, आप लूप के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। 2 लूप होते हैं, एक होता है ओपन लूप, एक होता है कंट्रोल लूप। जरा अब अपने दिमाग को जरा खुला रखें और जरा समझे मैं क्या बताना चाहता हूँ। 2 लूप। एक लूप क्या है, एक लूप ये है कि मैंने यहाँ इस पॉइंट से एक चीज स्टार्ट की और यहाँ से वो चीज चली, चलते 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 इस पॉइंट पे आके खत्म हो गई, तो एक लूप कंप्लीट हो गया। फिर दूसरा लूप शुरू हुआ, चलते 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 दूसरा लूप या कंप्लीट हो गया। फिर तीसरा लूप स्टार्ट हुआ, चलते 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 तीसरा लूप कंप्लीट हो गया। यानी कि ये आपका रीसेटिंग पॉइंट है, ये आपका रीसेटिंग पॉइंट है कि यहाँ पे जब आपका पॉइंट हो तो यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और यहाँ पे जब आ जाओ तो रुक जाओ, तो ये आपका रीसेटिंग पॉइंट है। तो इसको क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपके पास क्लोज्ड लूप कंट्रोल। जब तक आपके पास ये पॉइंट नहीं आएगा ना, आपने स्टार्ट या एंड नहीं करना है। तो यहाँ पे आप खड़े हो तो आप स्टार्ट करोगे, चलते 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 यहाँ पे इस पॉइंट पे आपने खत्म कर दिया, एक लूप कंट्रोल खत्म हो गया। सही है। एक आपके पास लूप क्या होता है, लेट सपोज ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, चलते 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 यहाँ पे खत्म हो गया। सही है। फिर चलते 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 यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने ऑप्शन दिया हुआ है, अगर कोई एक्सटर्नली कोई चीज आ जाए जो मेरे इस लूप को कंट्रोल कर दे तो लूप वहीं पे रीसेट हो जाए। अब यहाँ पे सिस्टम चल रहा था, चलते 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 यहाँ पे एक्सटर्नल एक चीज आ गई, यहाँ पे एक्सटर्नल चीज आ गई, लूप चलते 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 यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया, तो अब लूप यहाँ से रीसेट हो जाएगा।
यहाँ पे पूरा नहीं घूमा, यहाँ पे खत्म हो गया, अब नया चलते 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 चलते, अब यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर है, चलते 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 यहाँ पे खत्म हो गया, तो यहाँ पे खत्म हो गया, वापस से इसे रिस्टार्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो एंडिंग पॉइंट है वो क्या होगा, एनवायरनमेंट के हिसाब से रीसेट हो जाएगा। आई नो ये बात आपको इतनी समझ नहीं आई होगी, लेकिन अगर ये हजम कर ली ना, अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सुनिएगा एग्जाम्पल गौर से। सबसे पहले क्लोज लूप कंट्रोल, क्लोज लूप कंट्रोल की एग्जाम्पल। हुआ ये, मेरी क्लास चल रही थी, मेरी क्लास चल रही थी और मेरी क्लास शुरू होती है 12 बजे और खत्म होती है 2 बजे। मैंने बच्चों को पहली क्लास में कह दिया था, सुनना क्लोज लूप कंट्रोल की एग्जांपल है, मैंने बच्चों को कह दिया था आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आ जाए, मेरी क्लास 12 बजे शुरू होगी और 2 बजे खत्म होगी, 2 बजे से पहले खत्म नहीं हो। ठीक है, ये मैंने बना दिया क्या क्लोज लूप कंट्रोल। अब 12 बजे मेरी क्लास शुरू हुई, चलते 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 2 बजे खत्म हुई। अगले दिन 12 बजे क्लास शुरू हुई, चलते 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 2 बजे खत्म हुई। तीसरे दिन क्लास शुरू हुई, 12 बजे शुरू हुई, चलते 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 2 बजे खत्म हो गई। तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, मंडे ट्यूसडे वेंसडे मेरी तीनों क्लासेस 12 से 2 चली, सही है, 2 बजे खत्म होती थी। दूसरे बराबर में एक और टीचर है, वो भी पढ़ाते हैं, उनकी भी क्लास होती है 12 से 2 बजे, 12 से 2 बजे उनकी भी क्लास होती है। उन्होंने कहा था कि देखो हमारी जो क्लास है वो 12 से 2 चलेगी, लेकिन अगर कोई मसले मसाइल होते हैं तो हम क्लास को थोड़ा जल्दी छोड़ देंगे। अब उनकी पहली क्लास शुरू हुई, 12 बजे शुरू हुई, चलते 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 2 बजे खत्म हो गई, सही है। अगले दिन क्लास हुई, 12 बजे शुरू हुई, चलते 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 2.25 घंटे हुए, यानी कि आपके पास 1:45 बज रहे, 1:45 बज रहे हैं, तो बच्चा का सर थक गए, सर छुट्टी दे दें। तो सर ने बोला अच्छा बेटा 5 मिनट दे दो, 5 मिनट में टॉपिक वाइंड अप करके खत्म करता हूँ। जैसे ही 5 मिनट कंप्लीट हुए, अब क्या है 2 में 10 मिनट काम है, सर ने बोला ठीक है बच्चों क्लास खत्म। टीचर को वो मिला, फीडबैक मिला कि यार अब क्लास खत्म कर देनी चाहिए, 10 मिनट बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। टीचर ने क्या किया, टॉपिक वाइंड अप के 10 मिनट पहले छोड़ दिया, ओपन लूप कंट्रोल। अगले दिन क्लास हुई वेंसडे को, 12 बजे क्लास शुरू हुई, एडमिन आ गई। एडमिन ने बोला सर बहुत तेज बारिश हो गई है, सही है, बच्चियों को जो है ना आपने रवाना करना पड़ेगा, क्लास कैंसिल करनी पड़ेगी। तो सर ने बोला ठीक है, अभी 12 बजे क्लास शुरू हुई थी, 12:15 बजे क्लास छोड़ दी, तो यहाँ पे क्या वो लूप रीसेट कर दिया, बारिश इन्वायरमेंट ने क्या क्लास को अफेक्ट कर दिया। बराबर में मेरी क्लास में एडमिन आया, मैंने बोला कोई मसला नहीं है, बच्चियां यहाँ पे रुक जाएंगी, मैं इनके वालिदैन से बात कर लूंगा, लेकिन 2 बजे से पहले मैं क्लास नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पे जो मेरी वेंसडे को क्लास चली थी वो 2 तक चली थी, और बराबर में जो वेंसडे को क्लास चली थी वो कितने बजे, 12:15 बजे खत्म हो गई। तो यहाँ पे 12 से 2, 12 से 2, 12 से 2, यहाँ 12 से 2, 12 से 2 में 10 कम, और 12 से 12:15 बजे तक क्लास चली। तो इसका मतलब है ये है ओपन लूप कंट्रोल, ये है क्लोज लूप कंट्रोल। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। ओपन लूप कंट्रोल में एनवायरनमेंट क्या कर रहा होता है, लूप को रीसेट कर देता है जहां पे जरूरत होती है। क्लोज लूप कंट्रोल में लूप वहीं रीसेट होता है जहां पे उसे बताया जाता है, पहले से ही बता दिया जाता है कि आपका लूप यहीं पे रीसेट होगा। डन, बात समझ आ गई। तो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं कंट्रोल सिस्टम के। अगर आप एक चीज नोट करो, सर इंफॉर्मेशन सिस्टम के, इंफॉर्मेशन सिस्टम के भी एलिमेंट थे, सिस्टम के भी एलिमेंट थे, कंट्रोल सिस्टम के भी एलिमेंट है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के भी एलिमेंट थे। कभी भी ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, कहीं पे भी ऐसा प्रोसेस होता है, कहीं पे भी कोई प्रोसीजर होता है, कहीं पे भी कोई सिस्टम होता है, उसके एलिमेंट्स होते हैं। कभी भी कोई चीज खुद से नहीं बनकर आ जाती है, चीजें बनती हैं मल्टीपल चीजों से। सर तो सिस्टम का क्या आपके पास इनपुट वो था, एलिमेंट था, इनपुट प्रोसेस आउटपुट इसका भी है, सही है। लेकिन यहाँ पे चीजों को कंट्रोल करना है ना, कंट्रोल करने के लिए आपको बहुत सारे कंट्रोलर्स लगे हुए हैं। जैसे कि पहला है सेंसर, पहला है सेंसर, कि जो आपके पास लूप कंट्रोल होता है ना, उसमें आपके पास सेंसर्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सेंसर मेजर करते हैं द आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम एंड डिटरमाइंस द न्यू वैल्यू। यहाँ पे लूप क्या करता है, सिस्टम से मेजर करता है आउटपुट को और फिर एक न्यू वैल्यू असाइन कर देता है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कंपैरेटर। कंपैरेटर क्या करता है, कंपैरेटर जो नई वैल्यू आई है उसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करता है। कि मैंने स्टैंडर्ड सेट किया था 10, नई वैल्यू आई हुई 12, तो उसका मतलब क्या है कि मुझे 2 स्टेप पीछे चलना है। या आपके पास जो न्यू वैल्यू आई है वो है 8, स्टैंडर्ड है 10, तो इसका मतलब है मुझे 2 स्टेप आगे चलना है। कंपैरेटर।
कंपेरेटिव आपको बता देता है कि आपने कितना ज्यादा काम कर लिया है या कितना कम काम किया है, आपको स्टैंडर्ड पे पहुंचने के लिए रिवर्स में आना है या आगे जाना है। सही है भाई। लेट सपोज अगर मैंने गूगल मैप पे एक लोकेशन डाली हुई है और जब मैं लोकेशन पे देखता हूं तो मैं 2 गलियां पीछे हूं तो मैं 2 गलियां आगे जाऊंगा, लेकिन अगर गलती से मैं 2 गलियां आगे चले गया हूं तो मैं 2 गलियां पीछे जाऊंगा क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड पे पहुंचना है। सही है। फिर लिखा हुआ है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या होता है? वो लिमिट जो मैंने सेट कर दी है, जो मैंने गूगल मैप पे लोकेशन लगा दी है। अगर आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस से आप 2 गली आगे चले जाओगे तो आपने आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस जाना है अपना आंखों का इलाज थोड़ी कराना, तो आप 2 गली पीछे आओगे तो स्टैंडर्ड पे ही आना है। इफेक्टर क्या होता है? अगर आप आगे चले गए हो तो वो नेगेटिव फीडबैक देगा, उल्टा आ जाओ। अगर आप पीछे हो तो पॉजिटिव फीडबैक देगा कि आगे चले जाओ। तो इफेक्टर क्या है कि वो एक्चुअल इफेक्ट क्रिएट कर रहा होता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, कंट्रोल सिस्टम में ये चीजें लग रही होती है तभी तो कंट्रोल बनेगा, वरना कंट्रोल कैसे बनेगा? अब सर अपनी एग्जांपल में दें। देखो स्टैंडर्ड क्या सेट था? 2 बजे का। स्टैंडर्ड क्या सेट था? 2 बजे का। अब यहाँ पे सेंस किया गया, घड़ी देखी गई, घड़ी देख के सेंस किया गया कि अभी क्लास में 15 मिनट रह गए हैं। कंपेयर किया, अभी हो रहे हैं 1:45, 2 बजे क्लास खत्म है तो 15 मिनट का कंटेंट मुझे और पढ़ाना है। स्टैंडर्ड क्या है? 2 बजे। इफेक्टर क्या है? अगर मैंने क्लास जो है वो खत्म करनी है तो 15 मिनट और पढ़ाना है। खैर अगर 5 मिनट आगे निकल गया फिर मैं उसको कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वक्त को पीछे नहीं लेके जाया जा सकता। लेकिन क्या नाम है, इफेक्टर में पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। इफेक्ट क्या होगा? मैं 10 मिनट और पढ़ाऊंगा, अगर 10 मिनट की क्लास रह गई है मैं 10 मिनट और पढ़ाऊंगा। तो ये क्या होता है? कंट्रोल सिस्टम के एलिमेंट्स होते हैं। आई होप एंड आई विश आपको कंट्रोल सिस्टम समझ आ गया होगा। किसी का यहाँ कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें। मैं एलिमेंट्स पर आ रहा हूँ उसके बाद, किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें यहाँ पे। जी दोस्तों। नहीं है? आगे बढ़ जाते हैं। है? नहीं है? ठीक है। गाइड भी कर दीजिएगा कि मैंने आपको, हाँ ठीक है। क्लोज लूप विद इन बाउंड्री होता है ना? हाँ, क्लोज लूप विद इन बाउंड्री होता है। जैसे मैंने एक बाउंड्री क्रिएट कर दी ना कि भाई 2 बजे से पहले क्लास छूटेगी नहीं, तो बाउंड्री क्रिएट कर दी है मैंने। सही है। अब लिखा हुआ है की एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए डाटा। डाटा आपके पास क्या होता है? अनऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन होती है, अनऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होती है। सही है। डाटा आपके पास किस फॉर्म में मौजूद हो सकता है? डाटा आपके पास पीस ऑफ पेपर पे लिखा हो सकता है। डाटा आपके पास जो है वो हो सकता है कंप्यूटर में स्टोर्ड हो सकता है। जैसे अभी ये जो आपके पास डाटा मौजूद है ना सामने स्क्रीन पर, ये कंप्यूटर पे आपको नजर आ रहा है। कुछ लोगों के पास बुक मौजूद होगी, तो जिनके पास बुक मौजूद है उनके पास पीस ऑफ पेपर पे डाटा मौजूद है। कुछ लोग पीडीएफ में देख रहे हैं तो उनको जो है डाटा सॉफ्ट कॉपी में मौजूद है। और डाटा होता है दिमाग पे, कि अगर मैं ये बुक बंद कर दूं मैं आपको बगैर बुक के पढ़ा सकता हूं क्योंकि ये बुक मैंने अपने दिमाग में स्टोर कर ली है। तो डाटा 3 जगह मौजूद था, पीस ऑफ पेपर, कंप्यूटर की मेमोरी और इंसान की अपनी मेमोरी में मौजूद होता है। सर डाटा किस फॉर्म में होता है? डाटा नंबर्स में भी होता है, डाटा टेक्स्ट में भी होता है, इमेजेस में भी होता है, ऑडियो में भी होता है, अलग अलग शेप साइज वगैरह में आपको डाटा मिल जाता है। बस यही बात थी डाटा की। इस स्कैटर्ड डाटा को आप मिलाते हो। भैया जो आपके पास ए बी सी डी होती है, आप इसको मिला के ही तो वर्ड्स बनाते हो, वर्ड्स को मिला के तो सेंटेंसेस बनाते हो, सेंटेंसेस को मिला के ही तो पैराग्राफ्स बनाते हो, पैराग्राफ्स को मिला के तो ऐसे बनाते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ए बी सी डी होती है ना, वो क्या होता है? डाटा होता है। सही है। इसी तरीके से जो नंबर्स होते हैं उन्हीं नंबर्स को मिला के आप क्या बनाते हो? वैल्यूज बनाते हो। सही है, परसेंटेजेस बनाते हो। तो ये क्या है? आपके पास डाटा मौजूद है। तो नंबर्स हो गए, अल्फाबेट्स हो गए, शेप्स हो गए, ये क्या होता है? आपके पास डाटा मौजूद होता है। ये रॉ फॉर्म में आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। आ सकते हैं निदा, ऐसे एमसीक्यूज आ सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की कितनी टाइप्स होती हैं, या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की टाइप्स बता दें, या ऐसा भी आ सकता है कि कितने एलिमेंट्स होते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के, ऐसे सवाल आ सकते हैं। या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितने, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितना होता है, ये भी पूछा जा सकता है। हाँ, ज्यादातर न्यूमेरिक फॉर्म में होता है कंप्यूटर्स में डाटा, बिल्कुल सही कह रहे हो इसके। सही है। अब आ जाते हैं डेटाबेस। अब देखिए एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि डाटा जो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड में मौजूद होता है।
क्वालिटेटिव मतलब क्या कि आप चीज़ों को कंपेयर कर सकते हो उनकी क्वालिटी की बेसिस पे, और क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है कि आप क्वांटिटी की बेसिस पे कि भाई कम ज़्यादा, सही है, परसेंटेज के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से। क्वालिटेटिव में काला, गोरा या फिर जो है वो हल्का, भारी, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। किस फॉर्म में अवेलेबल होता है ये रहा, इस फॉर्म में अवेलेबल होता है। ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें थी, मैंने आपको बता दी है। एमसीक्यूज के लिए ये इंपॉर्टेंट लाइन बहुत। ये जो डेटाबेस है, डेटाबेस क्या होता है कि फाइलिंग सिस्टम होता है जिसमें हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं और उसे ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। फिर लिखा हुआ है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि डाटा को एडिट कर रहा होता है, उसे ऐड कर रहा होता है, उसे लेस कर रहा होता है, उसे सिस्टम में स्टोर कर रहा होता है, ऑर्गेनाइज कर रहा होता है, उसकी सॉर्टिंग कर रहा होता है, फिल्ट्रेशन कर रहा होता है। सही है, ये आपके पास डेफिनेशन मौजूद है जो बुक के लिए इंपॉर्टेंट। एक और इंपॉर्टेंट बात, सर ये आपसे पूछेगा नहीं कि ये डेटाबेसेस कौन कौन से होते हैं, लेकिन ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपसे पूछेगा नहीं कि इनका इनका मकसद बता दो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। हायरार्किकल डेटाबेस, हायरार्की वर्ड निकला है जो ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास प्लेसमेंट होती है ना लोगों की वर्टिकली, उसको कहते हैं हायरार्की। तो सर हायरार्किकल डेटाबेस क्या होगा कि आपके पास जो डाटा वर्टिकली सेट हो। मुझे एक बात बताओ, अगर आप एक स्कूल चला रहे हो, आपके पास क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक का जो डाटा मौजूद है वो क्या कहलाएगा, हायरार्किकल डेटाबेस। क्लास 1 का डाटा सबसे नीचे होगा, क्लास 2 का उससे ऊपर, 3 का उससे ऊपर, 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, कहलाएगा हायरार्किकल डेटाबेस। इसमें हमने डाटा को हायरार्की के हिसाब से सेट कर दिया है। या अगर आपके पास मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे तमाम एम्प्लॉयज के डाटा मौजूद है, तो आपके पास अलग अलग लेवल पे होंगे कि इस लेवल पे, 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 तो हायरार्किकल डेटाबेस होगा। नेटवर्क डेटाबेस, नेटवर्क डेटाबेस का मतलब ये होता है वो डेटाबेस होता है जिसको आप क्या कर सकते हो, लोगों से शेयर कर सकते हो। सही है। रिलेशनल डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस का मतलब ये होता है कि जो डेटाबेसेस आपस में रिलेट करते हो। जैसे मार्केटिंग में कुछ चीजें ऐसी होती है जो फाइनेंस के काम आ रही होती है, फाइनेंस में कुछ चीजें होती है जो मार्केटिंग के काम आ रही होती है, मार्केटिंग और फाइनेंस में कुछ चीजें ऐसी होती है जो ह्यूमन रिसोर्स के काम आ रही होती है, ह्यूमन रिसोर्स में कुछ चीजें ऐसी होती है जो मार्केटिंग और फाइनेंस में काम आ रही होती है, इन तीनों में कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि ऑपरेशंस में काम आ रही होती है, ऑपरेशन में कुछ चीजें ऐसी होती है तीनों के काम जो रिलेशन होता है, तो कहलाता है रिलेशनल डेटाबेस। फिर लिखा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस का मतलब ये है कि पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली किसी ऑब्जेक्टिव के लिए या किसी पर्पस के लिए डेटाबेस बना हो, ये उस पर फोकस कर रहा होता है। सही है। आपके पास अलग अलग डेटाबेसेस हैं, मैंने आपको इनके नाम बता दिए हैं, थोड़ा सा इनके बारे में समझा दिया है, इससे ज्यादा पूछा नहीं जाएगा। ये वही स्टडी टेक्स्ट है बेटा, ये आप स्टडी टेक्स्ट देखेंगे ना आपको यही मिलेगी। मैं अलग से इसलिए नहीं पढ़ाता, फायदा नहीं है अलग से एफर्ट कराने का, पूछा स्टडी टेक्स्ट से ही जाता है। अपनी बुक बना के अपनी अना को सेटिस्फाई कर लूं, लेकिन पूछा फिर यहीं से जाए, इट डज नॉट मेक सेंस, इसलिए मैं यहीं से पढ़ा देता हूँ। अलग से कुछ पढ़ाना होता है मैं आपको बोल के बता देता हूँ, लेकिन पढ़ो यहीं से, पढ़ो यहीं से। कुछ अलग से बताना होता है मैं आपको रीड भी नहीं कराता, मैं बोल के बता देता हूँ कि बस दिमाग में रह जाए। सही है। फिर आ जाते हैं नेटवर्क्स पे। एक एलिमेंट आपके पास था क्या, डाटा। डाटा का मतलब क्या होता है कि रॉ फॉर्म में आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है, अल्फाबेट में मौजूद है, नंबर्स में मौजूद है, शेप्स में मौजूद है, सही है, कलर्स में मौजूद है। ये आपके पास मौजूद होती है दिमाग में, कंप्यूटर की स्क्रीन पर या पीस ऑफ पेपर पे। फिर डेटाबेस आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सिस्टम है, इसमें आपके पास मल्टीपल डाटा होता है, कि एक डाटा, 2 3 4 5 6 7 8 अलग अलग डाटा मौजूद है। फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये जो बहुत सारे डेटाबेस आपके पास मौजूद है ना, इसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, स्टोर करना है, ऐड लेस करना है, सॉर्टिंग करनी है, फिल्ट्रेशन करनी है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फिर आ जाते हैं नेटवर्क पे। नेटवर्क का सिंपल मतलब होता है कि दो या दो से ज्यादा सिस्टम्स को आपस में जोड़ देना। आप इंटरनेट के थ्रू ये काम कर रहे होते हो, ईमेल के थ्रू ये काम कर रहे होते हो, वेबसाइट्स के थ्रू या वेब ब्राउजर्स के थ्रू ये काम कर रहे होते हो। सही है। फिर आपके पास एप्लीकेशंस होती हैं, उसके थ्रू ये काम कर रहे होते हो। फिर आपके पास जो है वो क्लाउड स्टोरेज होती है, उसके थ्रू ये काम कर रहे होते हो। सही है। फिर आपके पास सोशल मीडिया होता है, उसके थ्रू ये काम कर रहे हो। अब मैं क्या समझू सर, नेटवर्किंग कैसे कर रहे होते हो, इंटरनेट के थ्रू कर रहे होते हो। इंटरनेट का मतलब क्या है कि मैं अपने राउटर के साथ कनेक्ट हो गया इंटरनेट। सर जब मैं अपने मोबाइल फोन में गूगल क्रोम खोलता हूँ ना, तो मैं वेब ब्राउजिंग कर, लेकिन जब मैं डायरेक्टली ऐप खोल लेता हूँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, टिकटॉक, स्नैपचैट, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐप के थ्रू नेटवर्किंग कर रहा हूँ। सही है। मैं अगर सोशल मीडिया चला रहा हूँ,
मैं लेट सपोज फेसबुक चला रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सोशल नेटवर्किंग के थ्रू नेटवर्किंग कर रहा हूँ। मैं नेटवर्किंग कैसे कर सकता हूँ, मैं ईमेल भेज रहा हूँ, तो आपके पास ईमेल सर्वर्स जो होते हैं उसके थ्रू आप नेटवर्किंग कर रहे हैं। इसके अलावा मैं क्लाउड पे डाटा शेयर कर देता हूँ, गूगल ड्राइव, वन ड्राइव पे नेटवर्किंग कर रहा हूँ। ये सारी बातें ये लिखी गई। इंटरनेट सही है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है शेयरिंग सर्वर्स, ईमेल, शेयरिंग डिवाइसेस। हाँ, वो नहीं आपके पास प्रिंटर रखे होते हैं, आप क्या करते हो, इंटरनेट के थ्रू कमांड देते हो, वो प्रिंट निकाल के दे देता है बगैर तार के। फैक्स कर सकते हो आप, जो है वो अपना मोबाइल फोन गाड़ी के स्पीकर से कनेक्ट कर सकते हो। सही है। ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम इसमें आ जाती है, भाई मुझे टिकट बुक करनी है, अपॉइंटमेंट लेनी है, ऑनलाइन कर सकते हो। इंस्टेंट मैसेजेस हो गए, सोशल मीडिया हो गया, स्काइप वगैरह हो गया, आप नेटवर्किंग कर सकते हो। इनके नाम पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए मैं इसको जरा हाईलाइट कर रहा हूँ। रीड पूरा करना है। सिस्टम आर्किटेक्चर, सिस्टम आर्किटेक्चर भी नेटवर्किंग का पार्ट होता है। सिस्टम आर्किटेक्चर का मतलब ये होता है कि मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजी को किस तरीके से डिजाइन किया है। आप एक ऑर्गेनाइजेशन जाओगे, ऑर्गेनाइजेशन ए में, वहाँ पे आपको सर्वर रूम भी मिलेगा। सर्वर रूम में बड़े बड़े चिलर्स लगे हुए होंगे, इतना ठंडा होगा कि हमारे रूम इतने ठंडे नहीं होते। इसके अलावा वहाँ पे आपको इंटरनेट के राउटर्स मिलेंगे, रिपीटर्स मिलेंगे, फिर आपको वहाँ पे एंटेना मिलेगा, फिर वहाँ पे आपको जो है वो सोफिस्टिकेटेड सिस्टम मिलेंगे, सिस्टम पासवर्ड प्रोटेक्टेड होंगे, फिर वहाँ पे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लगे होंगे, वहाँ पे पेड प्रोग्राम्स होंगे, फिर वहाँ पे सीसीटीवी होगा, फिर इसके अलावा वहाँ पे जो है वो बायोमेट्रिक होगी, आई रेटिना चेक करने वाली मशीन होगी, फिर आपके पास जो है वो होंगे, क्या बोलते हैं उसको, गेट, कौन से गेट होते हैं, स्कैनिंग गेट जो होते हैं वो लगे हुए होंगे। तो अलग अलग आपके पास चीजें लगी हुई होंगी, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे आपके पास सोफिस्टिकेशन ज्यादा है, सिस्टम आर्किटेक्चर स्ट्रांग है, तो वहां पे जो सिस्टम आर्किटेक्चर होगा वो सेंट्रलाइज्ड होगा। वो सिस्टम आर्किटेक्चर सेंट्रलाइज्ड होगा। हर कंप्यूटर, हर कैमरा, हर सीसीटीवी, हर टीवी, हर टेक्नोलॉजी क्या है, एक सेंट्रल कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होगी, ताकि कोई झोल झाल ना हो। फिर जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस की बात करें, मेरा लैपटॉप बाकी लैपटॉप से कनेक्टेड नहीं है, इंटरनेट अलग अलग है, इंटरनेट सिक्योर्ड नहीं है, प्राइवेसी नहीं है, टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज सिस्टम आर्किटेक्चर वो आर्किटेक्चर होता है जो कि छोटी ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करती हैं। पर्पस ये होता है कि सिस्टम आर्किटेक्चर तो हो, लेकिन बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड ना हो, बहुत ज्यादा एक्सपेंडेड ना हो। सब अपना अपना काम कर रहे हो, इंटरनेट जिसको यूज करना करे, जिसको नहीं यूज करना नहीं करे, जिसको अपना कोई करप्टेड सिस्टम करप्ट भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, वायरस भी आ जाए तो कोई मसला नहीं है। बड़े कंप्यूटर्स होते हैं उसमें डाटा बहुत क्रिटिकल होता है, बड़े सिस्टम। तो वहां पे आपने क्या करना है, सिस्टम को सेंट्रलाइज करना है, आर्किटेक्ट्स को सेंट्रलाइज करना है। सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर वो आर्किटेक्चर होता है कि जिसमें आपके पास हैवी सिस्टम होते हैं, हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, हैवी प्रोटोकॉल्स होते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन आपके पास छोटा नेटवर्क होता है। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। क्लाइंट क्लाइंट का मतलब होता है कि वो कंप्यूटर जो कि सर्विसेज ले रहा है, सर्वर वो जो कि सर्विसेज दे रहा है। सर्वर सर 3 किस्म के सर्विसेज दे रहा होता है। आप लोगों के यहाँ जो लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं ना, वो कहलाते हैं ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। वो आपको इंटरनेट दे देते हैं, आप इंटरनेट चलाते हो, उस पर वेब ब्राउजिंग करते हो, सोशल नेटवर्किंग करते हो, ईमेलिंग वगैरह कर रहे होते हो, स्काइप जूम पे क्लासेस ले रहे होते हो। तो वो क्या है, वो है क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर की पहली एग्जाम्पल, जहाँ पे इंटरनेट की सर्विस दी जा रही होती है। इसके अलावा कुछ ISPs ऐसे होते हैं जिनके डोमेन पे कुछ मूवीज, गाने, गेम, सॉफ्टवेयर वगैरह पड़े होते हैं, तो वो आपको क्या देते हैं, फाइल सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो कहलाते हैं फाइल सर्वर, कि आप उनके सिस्टम से फाइल को डाउनलोड करके एंजॉय कर सकते हो। फिर एक होता है आपके पास डिवाइस सर्वर। डिवाइस सर्वर में क्या होता है कि अगर आपने प्रिंटर शेयर करना है, फैक्स मशीन को शेयर करना है, या और किसी डिवाइस को शेयर करना है, तो एक आपके पास हो गया इंटरनेट सर्वर, एक आपके पास हो गया फाइल सर्वर, और एक आपके पास हो गया डिवाइस सर्वर। तो ये था क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। इसको रीड कर लेना, मैंने जो बता दिया ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। सही है। फिर ये इंटरनेट जो है ना आपके पास अलग अलग तरीके से फैला हुआ होता है। आपके पास होता है लैन, वैन, मैन, पैन, हैन, VPN, EPN, ये अलग अलग आपके पास, ये जितनी भी इंटरनेट की जो कवरेज होती है ना, इनके नाम होते हैं। सही है। कवरेज सबसे कम है पैन, कवरेज थोड़ी सी बढ़ जाती है लैन, कवरेज थोड़ी और बढ़ जाती है कैन, कवरेज थोड़ी और बन जाती है मैन, कवरेज थोड़ी और बढ़ जाती है वैन।
तो कवरेज कवरेज पर है, इसमें कोई ऐसी सोफिस्टिकेटेड चीज नहीं है जो मैं आपको बता के आपका टाइम वेस्ट करूं। आप इसको रीड कर लीजिएगा, मैं यहाँ मौजूद हूँ, मुझसे सवाल पूछ लीजिएगा। अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क क्वेश्चंस। सही है। इसके बाद आपके पास आ रहा है, इसके बाद आपके पास आ रहा, हाँ इंटीग्रेटेड। हाँ, फिर आपके पास आ रहा है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन डिस्कवर करती हैं कि वो ऑपरेट नहीं कर सकती सेपरेट इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि कलेक्टिव होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स का इनपुट चाहिए होता है, आइसोलेशन में काम नहीं हो सकता। तो आपको एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना है जो कि इंटीग्रेटेड हो। यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है कि लेट सपोज आपने एक इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिस्टम बना दिया, तो उसमें ये सारे मॉड्यूल्स हैं, जैसे कि उसमें अकाउंट्स पेबल का मॉड्यूल है, रिसीवेबल का मॉड्यूल है, अप्रूवल्स और प्री पेमेंट का है, बैंक और कैश का है, इन्वेंट्री का है, परचेज का और सेल का है। मैं आपको जरा एग्जांपल से समझाता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। सेल्स डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, उसको पता चला कि यार बेहतरीन सेल्स हुई है, उसको पता चला बेहतरीन सेल्स हुई है, जबरदस्त, वो खुश हो गया, वो खुश हो गया। लेकिन उसको यही नहीं पता कैश सेल कितनी हुई है और कितनी सेल जो है उधार पे हुई है। अगर उसके पास कैश और बैंक का इंफॉर्मेशन सिस्टम होता और रिसीवेबल का इंफॉर्मेशन सिस्टम होता, उसको पता चल जाता। चलो, सेल्स डिपार्टमेंट गया पहले कैश डिपार्टमेंट के पास, कैश और बैंक डिपार्टमेंट के पास। उसने बोला भाई बताओ कि कितने पैसे जो है वो तुमने रिसीव कर लिए। तो उसने बताया कि जो आपकी 10 करोड़ की सेल हुई है ना, उसमें हमने 2 करोड़ रुपए रिसीव किए। तो इसका मतलब ये है कि सर मैंने 8 करोड़ रुपए की क्या की है, क्रेडिट सेल्स की है, यानी कि 8 करोड़ रुपए मुझे रिसीव नहीं हुए, तो लिक्विडिटी की तो मेरी धज्जियां उड़ गई। तो सेल्स डिपार्टमेंट जो खुश हो रहा था ना, खून के आंसू बहाएगा। ये लेट सपोज परचेज डिपार्टमेंट जो है वो कह रहा है कि भाई हम लोगों ने इस बार बहुत ज्यादा परचेज कर लिए, तो इतने सारे पैसे जाया हो गए होंगे, लिक्विडिटी की हालत खराब हो गई होगी। पता चला परचेज डिपार्टमेंट अगर बैंक और कैश डिपार्टमेंट में गया तो पता चला कि हमारे जो पास से पैसे गए हैं परचेजिंग के लिए, वो गए हैं 1 करोड़ रुपए, तो बाकी की जो 4 करोड़ की परचेजिंग हुई है वो उधार पे हुई है। तो परचेज डिपार्टमेंट तो खुश हो जाएगा, यार ये तो जो भी परचेज कर रहा है बड़ा बेहतरीन आदमी है, ये उधार पे परचेज कर रहा है, ये कैश नहीं दे रहा है। तो उसके पास हॉलिस्टिक पिक्चर नजर नहीं आ रही। ज्यादा बेहतर नहीं होता मैं अपने ही रूम में बैठ के ये सारे सिस्टम को इंटीग्रेट कर सकता, अलग अलग जगह जाके मिन्नतें ना करनी पड़ती। तो मैंने इंटीग्रेट कर दिया, मैंने जोड़ दिया। सारे डिपार्टमेंट्स को सारी एक्टिविटीज के बारे में पता होना चाहिए। अगर उनको आधी चीजें नजर आ रही होंगी, आधी चीजें नजर नहीं आ रही होगी, तो वो एक डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। सही है, आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट है ना, ये आते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आ रहे होते हैं, जरा ये पढ़ लीजिएगा, जरा इसको रीड करें, मैं भी आपको सब समझाता हूँ, जरा रीड करें। चले, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहला एडवांटेज ये है कि आपको एक होलिस्टिक पिक्चर मिल जाती है, कंप्लीट व्यू मिल जाता है, आपकी डिसीजन मेकिंग बेहतर हो जाती है। दूसरा ये है कि जाहिर सी बात है, जब कंप्लीट मिल गया तो इन्फॉर्मेशन आपकी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की वजह से डिसीजन मेकिंग बेहतर हो जाती है। सही है, आपके काम में एफिशिएंसी आ जाती है। मैं इससे पूछने जाऊं, उससे पूछने जाऊं, ये जवाब नहीं दे रहा, वो जवाब नहीं दे रहा, फिर बॉस को इन्वॉल्व करके बोला भाई इससे जवाब लो, उससे जवाब दो, एफिशिएंसी की धज्जियां उड़ जाती है। यहाँ पे एफिशिएंसी आ जाती है, काम स्पीड में होना शुरू हो जाता है, रिसोर्सेज कम यूज हो रहे होते हैं। सही है, कस्टमर सेटिस्फाई होता है, प्रॉफिटेबिलिटी आ जाती है, ये वही वाली चेन चलना शुरू हो गई। एफिशिएंसी आ गई, एफिशिएंसी की वजह से प्रोडक्ट की क्वालिटी क्वांटिटी बढ़ गई, क्वालिटी क्वांटिटी बढ़ गई, कस्टमर सेटिस्फाई हो गया, कस्टमर सेटिस्फाई हो गया और कस्टमर लेके जाएगा, और कस्टमर लेकर आएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी। डिसएडवांटेज में क्या है, ये मॉड्यूल आपस में इंटीग्रेटेड होते हैं, एक मॉड्यूल फेल करेगा तो पूरी चेन खराब हो जाएगी। दूसरा, अब कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि अब इसमें वेरिएबल्स ज्यादा लग गए, तो ज्यादा वेरिएबल्स का मतलब ये है कि चांसेस ऑफ एरर बढ़ जाता है। तीसरा,
कि इंटीग्रेशन की कॉस्ट होती है, उसकी वजह से सिस्टम महंगा हो जाता है। चौथा, फिर आपको एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं इस इंटीग्रेटेड सिस्टम को चलाने के लिए, तो उसकी कॉस्ट भी आ रही होती है और उसकी ख्वारी भी अलग होती है। उसको समझाना, उसको बताना, चीज़ें चेंज करवाना बड़ा मसला होता है। खैर, इंटीग्रेशन फिर भी होनी चाहिए, ये आपने इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को बैलेंस करना है। फिर आता है सिक्योरिटी और प्राइवेसी का। सिक्योरिटी का मतलब मैंने आपको बताया था, सिक्योरिटी का मतलब होता है प्रोटेक्शन, प्राइवेसी का मतलब होता है हाइड करना। सिक्योरिटी का मतलब टू प्रोटेक्ट, प्राइवेसी का मतलब होता है टू हाइड। सही है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस जो है, मैंने उसके बाहर गार्ड बैठा दिया, गार्ड के हाथ में गन रख दी। अब दो डकैत आएंगे, वो गार्ड को देखेंगे, उसके हाथ में गन देखेंगे, वो वहां से भाग जाएंगे। इसका मतलब ये है कि मैंने सिस्टम में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाल दिया, वायरस देखेगा, सही है, वो अटैक करने की कोशिश करेगा, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उसको पकड़ लेगा, मेरे सिस्टम को प्रोटेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये होगी सिक्योरिटी। प्राइवेसी क्या होती है? मैं आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस, मैंने आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के बाहर जो बोर्ड लगा था मैंने वो हटा दिया। तो डीएमसी या केएमसी से 2 दिन लोग आए, उन्होंने देखा कि यार कोई बोर्ड बोर्ड तो नहीं लगा हुआ। उन्होंने देखा कोई बोर्ड तो लगा हुआ नहीं है, इन्होंने कोई बोर्ड नहीं लगा, लगता है शायद ये कोई नॉर्मल बंगला होगा, अब इनसे क्या पैसे लेना, भत्ता सॉरी इनसे क्या पैसे लेना, और वो वहां से चले गए। सही है, लेकिन अगर बोर्ड लगा हुआ होता, वो रुकते, अंदर आते, बोलते हाँ भाई तुम लोग इंस्टीट्यूट चला रहे हो, एक काम करो कि हमें ना हमारा पैसे दो, हम आपको बोर्ड लगाने नहीं देंगे। तो हमको क्या करना पड़ता, हमको कुछ पैसे देने पड़ते। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि इंस्टीट्यूट को हाइड कर दिया, इंस्टीट्यूट को हाइड कर दिया, प्राइवेट कर दिया। प्राइवेसी का मतलब होता है हाइड करना, सिक्योरिटी का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना। तो सर मैं हाइड और प्रोटेक्ट किससे कर रहा होता हूँ, ये आपके पास चीजें लिखी हुई है। मैं हाइड कर रहा होता हूँ कि अनऑथराइज्ड एक्सेस ना मिल जाए किसी को, मैंने अथॉरिटी नहीं दी और लोग मेरे सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं, सही है, और मेरी सिक्योरिटी को ब्रीच कर रहे हैं, सही है। कंप्यूटर वायरसेस से बचा रहा हूँ, बॉम्ब्स से बचा रहा हूँ, ट्रोजान हॉर्सेस होते हैं उनसे बचा रहा हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, डेलिब्रेट जानबूझ के डैमेज कर रहे होते हैं मेरे इक्विपमेंट को या मेरी इंफॉर्मेशन को। कुछ लोग स्पैमिंग कर रहे होते हैं, हजारों मैसेजेस एक साथ भेज देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, पायरेट कर लेते हैं मेरे मीडिया को या मेरे सॉफ्टवेयर को। इन चीजों से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, सिक्योरिटी और प्राइवेसी लगा देता हूँ। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड व्हाट, हमने कंप्लीट कर लिया एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब हमारा जो है वो लास्ट टॉपिक रह गया है, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। आज की क्लास को मैं यहीं पे ही ऑफ कर रहा हूँ, अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना अब इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं आपको ये चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। जी, कोई सवाल है तो पूछ लें। नहीं सवाल, चले आज की क्लास को ये पे ऑफ करते हैं, मैं इसकी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। टिल देन ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। हाँ मैं इसके तुम्हारा जवाब दूंगा, ठीक है, व्हाट्सएप पे। ओके।